स्टडीशाला 2.0 के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साइंस की दूसरी क्लास है आज हमारी। आपने पहली क्लास देखा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहली क्लासेस में जो जो भी समझाया है आपको, जो भी पॉइंट्स बताए हैं, अगर इन केस किसी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है कमेंट के माध्यम से। आज हम साइंस का दूसरी क्लास हमारी होगी, जिसमें हम उसके आगे के जो भी पार्ट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है, पहले तो उसको 5 मिनट में हम रिवाइज कर लेंगे विद इन 5 मिनट्स, ठीक है? जिससे कि अगर आप भूल गए हो तो एटलीस्ट कम से कम आपको याद आ जाए कि मैंने पढ़ाया क्या क्या है। तो मैंने तो सबसे पहले ये बताया था कि हमारा जो चैप्टर है वो प्लांट न्यूट्रिशन, पादप पोषण है। तो मैंने कहा कि जो प्लांट न्यूट्रिशन है, पौधों का पोषण, एक्चुअल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, हम यही पढ़ रहे हैं कि पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं। तो हमने ये देखा कि पौधे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। मतलब कि ऑटो मीन्स मैंने क्या बताया कि सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स जो मेक, मतलब कि न्यूट्रिएंट, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, वो कैसे करते हैं। ठीक है ना? आपने देखा होगा इन सारी चीज़ों को। बहुत ज़्यादा हम पीछे की क्लास पे नहीं जाएंगे, पर इतना ज़रूर बताएंगे कि आपको जो कुछ भी मैंने बताया है उसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर नहीं आता है तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। चलते हैं आज की हम आगे की क्लास का अपना शुरुआत करते हैं। तो आज का मेरा पहला टॉपिक है, पहला इन द सेंस ये कहेंगे कि उसके आगे का टॉपिक ये है कि जो पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि पे हम बात करेंगे। तो हम ये कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। इसका मतलब पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण दो प्रक्रिया से करते हैं। तो पहले इस बात को आपको हम समझाते हैं, ठीक है ना? मैंने क्या कहा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। एक्चुअली जो प्रकाश संश्लेषण की जो मैकेनिज्म है, जो क्रिया विधि है, वो दो प्रकार से होती है। कैसे? एक तो होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। तो अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें, मतलब कि अप्रकाशिकीय अभिक्रिया, जैसा कि नाम से ही कुछ पता चल रहा होगा, अप्रकाशिकीय अभिक्रिया। दूसरी क्या होती है? लाइट रिएक्शन। ठीक, लाइट, हमने क्या कहा? प्रकाश प्रकाशिकीय अभिक्रिया। जैसा कि मुझे नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो दो प्रकार से होती है। एक तो डार्क रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन। दूसरा क्या? इसका नाम से पता चल रहा है कि अप्रकाशिकीय अभिक्रिया, और ये क्या है? प्रकाशिकीय अभिक्रिया। मतलब कहने का ये है कि ये कहाँ कब होती है? ये दिन में होती है, ठीक है? और ये भी कब होती है? यह भी दिन में होती है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। फिर मैंने क्या कहा कि जो डार्क रिएक्शन है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब है कि इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो लाइट रिएक्शन है उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, अर्थात लाइट, इसमें लाइट की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि नाम से तो लगता है कि डार्क रिएक्शन मतलब कि दिन की आवश्यकता नहीं है। तो ये समझिए कि लाइट और डार्क दोनों रिएक्शन
दिन में ही होती हैं, बस फर्क इतना है कि ये इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती और यहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि एक्चुअल में ये जो है लाइट और डार्क रिएक्शन, ये है कैसे, होता कैसे है। तो इस बात को समझिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, CO2 एनवायरनमेंट से लिया। वैसे तो इतनी बार मैंने बोल दिया है, आपको याद हो गया होगा जहां तक। CO2 H2O, सनलाइट के थ्रू क्या लिया इन्होंने, सनलाइट के थ्रू। सनलाइट का मतलब ये है कि प्रकाश, है ना, प्रकाश से क्या मिली, एनर्जी लिया। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत छोटा बहुत आसान सा पॉइंट है। तो हमने क्या कहा कि क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल। अब इससे क्या होगा कि पौधे अपना भोजन बनाएंगे। 36, एक मिनट। तो होगा क्या कि जब CO2 लिया इन्वायरमेंट से, सॉइल से H2O लिया, सनलाइट से एनर्जी लिया, तो जो हमारा H2O है वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया। ध्यान दीजिएगा, किस किस में ये हुआ, एक तो हाइड्रोजन में और दूसरा किस में, ऑक्सीजन में। अब चूंकि ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गया, इसका मतलब ये जो प्रोसेस हुआ हाइड्रोजन, ये जो जल है, जो जल है, इस जो एनर्जी मिली सनलाइट से क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया, उस एनर्जी के माध्यम से जल टूट गया दो पार्टों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और टूटने के बाद ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुंच गया, इन्वायरमेंट में, मतलब कि वायुमंडल में पहुंच गया, एटमॉस्फेयर में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, एटमॉस्फेयर में। और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कि लाइट रिएक्शन, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है लाइट रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है लाइट रिएक्शन। तो अब दूसरा क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है फिर। डार्क रिएक्शन ये होता है कि जो ये हाइड्रोजन है ये इसके साथ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, फिर जाके ये बनाएगा भोजन, क्या, ग्लूकोज। तो C6H12O6। तो हम ये कह सकते हैं कि पौधों ने अपना भोजन जो बनाया है, जो ग्लूकोज, जो ग्लूकोज बनाया है, जो ग्लूकोज बनाया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन किया तो ग्लूकोज बना। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया, इसी प्रक्रिया को कहा गया कि डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या है। और ये जो प्रोसेस हुआ जल का दो भागों में टूटना, ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल का विच्छेदन। तो इसे हम कहेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर अर्थात जल का विच्छेदन। क्या कहेंगे, जल का विच्छेदन। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया, जल का विच्छेदन। ठीक है, ये क्या हुआ, जल का विच्छेदन, या कह सकते हो इसी को स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो बात तो एक ही हुई, स्प्लिटिंग और फोटोलिसिस दोनों एक ही बात है। जल का विच्छेदन, ये जो प्रोसेस हुआ, मतलब कि जो हमारा जल है एनर्जी से जब ब्रेक हुआ, तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इसको कहा गया जल का विच्छेदन। तो आई होप को सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो हमने कहा कि दो प्रकार की होती हैं, एक तो अप्रकाशिकीय अभिक्रिया और एक प्रकाशिकीय अभिक्रिया। तो जब हम लाइट रिएक्शन की बात करेंगे तो हम, और डार्क में, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि दिन में होती हैं, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि दिन में होती हैं, ठीक है। और ये कहाँ होती है, ये भी दिन में होती है। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है,
इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। फिर मैंने कहा कि आखिर ये है क्या प्रकाश की अभिक्रिया। तो मैंने कहा कि जब इन्वायरमेंट से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और सॉइल से जल लिया तो एनर्जी के आई, क्लोरोफिल में अब्जॉर्ब हुई। इस एनर्जी के माध्यम से ये जल दो भागों में टूट गया। तो जल का दो भागों में टूटना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, टूटना, ये कहलाता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, अर्थात जल का विच्छेदन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में, और इसी प्रोसेस को कहा गया लाइट रिएक्शन। उसके बाद क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया तो क्या बन गया? ग्लूकोज। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा गया? इस पूरे प्रोसेस कहा गया डार्क रिएक्शन। यहां तक बात क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं, अब इसी बात पे हम डिस्कस करेंगे। तो आराम से पहले तो नोट कर लीजिए इस बात को, ठीक है ना? चलो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि प्रकाश की अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है। तो जो लाइट रिएक्शन है, प्रकाश की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा। और मैंने क्या कहा कि इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। हिल क्यों कहते हैं? क्योंकि हिल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस जो भी प्रक्रिया हुई है इसका नाम दिया। तो इसीलिए उस साइंटिस्ट के नाम की वजह से ही इसको क्या कहा गया? हिल अभिक्रिया कहा गया। यहां तक क्लियर है? यह क्रिया हरित लवक के थाइलाकॉइड में संपन्न होती है। इस बात को मैं समझा देता हूं, इस पॉइंट को अलग से, ठीक है ना? हमने क्या कहा, आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रकाश की अभिक्रिया है ये संपन्न कहां होती है, तो आप कहेंगे कि हरित लवक के थाइलाकॉइड में। अब इस बात को समझो कि जैसे मैंने क्या कहा कि एक पेड़ है, क्या है? पेड़ है। इस पेड़ में एक पत्ती है और पत्तियों में क्या है? सेल हैं, ठीक है ना? इसका मतलब है कि जो प्लांट और एनिमल किससे बने? सेल से बने हैं। तो छोटे छोटे सेल हैं, तो इसे हम कहेंगे पादप कोशिका। पादप कोशिका, जिसे हम कहते हैं प्लांट सेल। क्लियर है? इसी सेल को इसका मतलब ये है कि जो प्लांट सेल है इसका स्ट्रक्चर हम जब बनाएंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस प्रकार बनता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनता है। इसके अंदर एक पार्ट पाया जाता है, क्या? हरित लवक। क्या पाया जाता है? हरित लवक। अब ये जो हरित लवक का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? इसका मतलब है कि डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डबल लेयर। इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर झिल्ली। और इसको कहेंगे हम इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। देखो दोनों चीजें लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी जरूर बोलेंगे, और अगर हिंदी लिखेंगे तो इंग्लिश जरूर बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा कि आउटर मेम्ब्रेन मतलब कि बाह्य झिल्ली, और इनर मेम्ब्रेन का मतलब हुआ अंतः झिल्ली। इसका मतलब है ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये क्लोरोप्लास्ट का है। तो इसके अंदर जो खाली जगह होती है उसको कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। इसका मतलब 2 पॉइंट यहां से हमारा निकल के आएगा, क्या? कि जो मैकेनिज्म ऑफ मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, तो हमने पढ़ा लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। दोनों होती कहाँ है? दोनों हरित लवक के अंदर ही होती है। लेकिन हरित लवक में ऐसे सिक्के नुमा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सिक्के नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ऐसे। तो इसको क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहा कि जो एक सिंगल है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो एक सिंगल है, ये, ठीक है, ये जो सिंगल है इसे हम कहेंगे थाइलाकॉइड। क्या कहेंगे? थाइलाकॉइड। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, इसे क्या कहेंगे? थाइलाकॉइड। और जो ये पूरा है, ये इस पूरे, इसका मतलब है कि जो बंच बना हुआ है, जो गुच्छा बना हुआ है, इसे कहते हैं हम ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और
इस पूरे को क्या कहते हैं? इसका मतलब ये जो पूरा बना है, जो बंच है, ये वाला ये वाला ये वाला तीनों, इसको हम कहेंगे ग्रेना। अब आप कहेंगे सर ग्रेनम और ग्रेना में फर्क क्या है? ग्रेनम और ग्रेना में फर्क ये है कि ग्रेनम जो है वो सिंगुलर है और उसी का प्लूरल क्या बन गया? ग्रेना बन गया। समझ में बात आई कि नहीं है? तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ, उसकी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो मैंने कहा कि हरित लवक के, ये क्या है? हरित लवक है, हरित लवक के थैलाकॉइड में संपन्न होती है। तो पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है तो सर डार्क रिएक्शन कहाँ संपन्न होती है, ये बताइए। डार्क रिएक्शन आप जो हरित लवक का जो खाली पार्ट होता है ये, इसे कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है ना? तो स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसी बात को हमने यहाँ पे पॉइंट को नोट किया है कि हमने कहा कि यह क्रिया हरित लवक के थैलाकॉइड में संपन्न होती है, थैलाकॉइड्स में संपन्न होती है। कौन सी क्रिया? प्रकाश की अभिक्रिया, ठीक है ना? यह क्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसी कारण इसे प्रकाश की अभिक्रिया भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? चलो भाई आगे चलते हैं। मैंने आपको ये बता ही दिया है, ये वाला पॉइंट, ठीक, ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर इस बात पे मैं यहाँ पे आऊं तो इसको अगर मैं बताना समझाऊं, देख लो, आपको मैंने यही चीज बताया था कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए इसके क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना? और ये वाली क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन है। ध्यान दे रहे हैं आप? ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो जो बंच बने हैं, मैंने यही चीज बनाया था ऐसे, ये जो बंचेज बने हैं ना, ये तो हमने क्या कहा आपसे कि जो एक सिंगल है इसे क्या कहते हैं? थैलाकॉइड। तो मैंने यही आपसे बताया कि जो लाइट रिएक्शन है थैलाकॉइड, हरित लवक के थैलाकॉइड में संपन्न होती है, ठीक है ना? फिर मैंने क्या कहा कि जो ये आपका ये वाला है पोर्शन, मतलब कि जो बंच है इसका, एक बंच, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। लेकिन फिर मैंने क्या बताया कि ये जो पूरा पूरा इसका जो ये वाला पूरा सेट है, ये कह सकते हो कि इसे कहेंगे ग्रेना, ठीक है ना? और इसके खाली पार्ट को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जो हमारा डार्क रिएक्शन है वो हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। आप साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, मैं इसको भी समझाऊंगा, लेकिन इससे आने से पहले तो पहले इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि आप प्रकाश की अभिक्रिया की मैं बात करूं तो देखो मैंने कभी क्या बताया कि इन क्रियाओं के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती, यस होती है। अभी तो मैंने बोला कि लाइट और डार्क दोनों के लिए, सॉरी नहीं होती, नहीं होती, इनके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन दोनों प्रक्रियाएं लाइट और डार्क जो दोनों रिएक्शन वो कहां होती है? दिन में होती है। फिर मैंने कहा कि ये क्रिया हरित लवक की पीटिका, अच्छा, या स्ट्रोमा, अर्थात ये कह सकते हैं कि पीटिका और स्ट्रोमा दोनों एक ही चीज हैं में होती है, ठीक है ना? इसे केल्विन चक्र भी कहते हैं। अब केल्विन चक्र क्यों कहते हैं डार्क रिएक्शन को? इसलिए कहते हैं क्योंकि एक केल्विन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने डार्क रिएक्शन के बारे में बताया, तो उन्हीं के नाम पे पड़ गया क्या? केल्विन चक्र। जैसे कि लाइट रिएक्शन को बताया गया कि हिल अभिक्रिया है, वैसे इसको बताया गया केल्विन चक्र भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज है जो फिगर मैंने अभी आपको दिखाया है कि देखो ये वाला पार्ट क्या है? ग्रेनम है, ठीक है ना? ये पूरा ग्रेना कहलाता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये थैलाकॉइड है, ठीक है ना? ये स्ट्रोमा है। तो डार्क रिएक्शन की जो होता है ये स्ट्रोमा में संपन्न होती है। कहाँ है ये सब? ये थैलाकॉइड, ये हरित लवक में है। क्लियर है बात? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे, नोट करके इसको जरूर नोट कर लेना कि पर्णहरित का मतलब है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, देखो बेटा, पर्णहरित का इंग्लिश में जो नेम है वही क्लोरोफिल है, कंफ्यूज मत होना इस बात को। क्लोरोफिल या पर्णहरित सौर ऊर्जा को अवशोषित कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यस, कर देते हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो सनलाइट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो स्टोर कहाँ, एब्जॉर्ब कहाँ होती है? वो पर्णहरित में होती है। तो जब जिसके पास एनर्जी वही तो कन्वर्ट करेगा कुछ भी। इसका मतलब जो सनलाइट आ रही है, जो इससे एनर्जी आ रही है, वो पर्णहरित में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसीलिए पर्णहरित सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं।
आगे चलते हैं। सक्रिय क्लोरोफिल आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर जल के अणुओं का विच्छेदन कर देते हैं। वही जो मैंने अभी बताया कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। मैंने कहा कि सक्रिय क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर, क्या होता है जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो जब उनके पास एनर्जी प्राप्त होती है तो वो जो H2O जल है उसको विच्छेदित कर देते हैं, अर्थात स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलिसिस ऑफ वाटर, विच्छेदन, जल को तोड़ देते हैं दो पार्टों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है ना। तो वहां से क्या होता है, जल के अणुओं का विच्छेदन कर देते हैं। कौन करता है? क्लोरोफिल के पास जो ऊर्जा होती है। ठीक, अगले पॉइंट पे आते हैं, जिससे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यस, सही बात है। जब जल टूट रहा है तो किस में टूट रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यही तो मैंने बोला। एक बात मैं बताना भूल गया अभी आपको, फिर डिस्कस कर देता हूं कि ऑक्सीजन और वायुमंडल में मुक्त हो जाती है तो क्या होता। मैंने क्या बताया कि जब जल से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन कहां चला गया? वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो मैंने डिस्कस किया था, ये जो लाइट और डार्क रिएक्शन की मैंने बात किया था, तो यहां पे पहले मैं एक चीज तो ये बताना चाहूंगा कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस मतलब कोई भी पदार्थ, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो वो रिडक्शन कहलाता है। इसका मतलब आप मुझे बताइए कि इस कार्बन डाइऑक्साइड ने किसके साथ रिएक्शन किया? कार्बन डाइऑक्साइड ने किसके साथ रिएक्शन किया? हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब जो डार्क रिएक्शन है एक रिडक्शन अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है? रिडक्शन अपक्रिया है। मैं अभी फिर से बता दूंगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिडक्शन अपक्रिया है, रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, समझ में आया? इसको हिंदी में बोलते हैं अवकरण अपक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? अवकरण या अपचयन। ध्यान दीजिएगा, इसका दो नाम है। देखो बेटा, ऐसा है ना कि जो बायो हम पढ़ते हैं तो बायो में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो इंग्लिश वाले हिंदी में लिख देते हैं, तो इंग्लिश जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, अब इस बात को मैं अलग से समझा देता हूं, पहले तो ये समझ लो। हमने कहा कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस, ठीक, दुनिया का, मतलब आप ये कहिए कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा प्लस और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं क्या? उपचयन, उपचयन या ऑक्सीकरण। ध्यान दीजिएगा, दो नाम है हिंदी में, या ऑक्सीकरण, अभिक्रिया। समझते चलिएगा साथ साथ। फिर मैंने कहा कि जो कोई भी दुनिया का सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब कोई भी पदार्थ हो अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, रिडक्शन रिएक्शन। आप सिर्फ सुनते चलिए, बिल्कुल एक लाइन टू लाइन याद हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे अपचयन, अपचयन या अवकरण, अभिक्रिया। क्या बोलेंगे बेटा? अवकरण, अभिक्रिया। अब मैं इस बात को आपको समझाऊंगा कि जो हमारा लाइट और डार्क रिएक्शन है वो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, दोनों को इसमें आपको बता देता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था कि जब हम CO2 लेते हैं और H2O लेते हैं तो सनलाइट आती है तो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारा भोजन बनता है। देखते चलिएगा, ये बात मैं इतनी बार लिख चुका हूं कि आपको ना चाहते हुए भी मुझे लगता है कि याद हो गया होगा, है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो ये जल है, जब भी है एनर्जी के थ्रू, क्लोरोफिल में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी उसके थ्रू जल हमारा दो पार्ट में टूट गया था। यही बात मैंने बोला। तो मैंने कहा कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ठीक, तो ऑक्सीजन कहाँ चला गया? यहां चला आया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन ने किसके साथ रिएक्शन कर लिया? हाइड्रोजन ने
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके उसने ग्लूकोज बना लिया। तो आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक सब्सटेंस है। इसका मतलब अभी मैंने बताया कि कोई भी पदार्थ, मैं ये कहूंगा बेटा कि ये पदार्थ है, सब्सटेंस है। क्या है? सब्सटेंस है। और दुनिया का कोई भी पदार्थ अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या कहलाएगा? कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो रिडक्शन अपक्रिया कहलाएगी, या अपचयन या अवकरण अपक्रिया कहलाती है। तो बात यहां तक क्लियर हो गई कि नहीं हुई? चलो भाई, तो इस बात को मैंने यहां कर लिया, समझ के आ गया होगा, मुझे उम्मीद है सारी बात ठीक है ना। चलो, तो इसी के साथ एक क्वेश्चन हम लेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में सभी लोग बताएंगे, निम्नलिखित में में से कौन पर्णहरित का कार्य नहीं करता है? पर्णहरित का मतलब पर्णहरित कार्य नहीं करता है, पर्णहरित का नहीं, पर्णहरित कार्य नहीं करता। यहां पे ध्यान देना, सही कर लेना कि निम्नलिखित में से कौन पर्णहरित कार्य नहीं करता है, मतलब कौन सा। मैं ये कहूंगा कि कौन सा जो दिया है ऑप्शन में, कौन सा ऐसा काम है जो पर्णहरित नहीं करता। पर्णहरित को ही हम कहते हैं क्या? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तब तक आप आंसर दे दीजिए इसका, जो भी आपका आंसर आया हो। तो बताओ मुझे, क्लोरोफिल का काम क्या है? जो सूर्य से एनर्जी मिलती है उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करता है वो? हाइड्रोजन को सबसे पहले तो क्या करेगा, सॉरी जल को क्या करेगा? दो पार्ट में ब्रेक करेगा। तो इसका मतलब है कि जल के अणुओं का विच्छेदन करता है। वो कह रहा है कौन सा कार्य नहीं है, तो ये तो काम उसका है। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक, कह रहा है कि फोटान का अवशोषण। फोटान का अवशोषण, फोटान क्या है? लाइट को ही, है ना, पैकेट ऑफ लाइट जो होता है, बंडल होता है, उसे फोटान ही कहते हैं। क्लियर है बात? तो अब इस बात को भी ध्यान दो। इसका मतलब है कि जो हमारा पर्णहरित है, ध्यान दो, इस लिख देता हूं भाई, H2O। तो जब सनलाइट से एनर्जी मिलेगी, यहां पे जो एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कहां पे? एनर्जी कहां एब्जॉर्ब होगी? पर्णहरित में। ध्यान दीजिएगा, पर्णहरित में एब्जॉर्ब होगी। तो मैंने क्या कहा आपसे? उसने कहा पर्णहरित का कार्य कौन नहीं है। अरे भैया, पर्णहरित ही तो कर रहा है। क्या? उसने हाइड्रोजन को ब्रेक कर दिया और उसने ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब जल का विच्छेदन किया ना। वो कह रहा है कौन सा नहीं है। चलो ठीक है, फोटान का अवशोषण, यस, यही लाइट ही तो है। ये जो लाइट है यही तो है, इसका अवशोषण नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। उसने कहा शर्करा का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है? ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे आओ तो इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? पर्णहरित तो करता है। क्यों? क्योंकि जो यहां से एनर्जी मिल रही है वो सौर ऊर्जा ही तो है। ठीक है ना। और उसको किस में करता है कन्वर्ट? रासायनिक ऊर्जा में। इसका मतलब है शर्करा का, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण ये नहीं करता है। तो इसका मतलब यहां पे इसका आंसर बनेगा थर्ड। क्लियर है बात? चलते हैं भाई आगे। अब यहां पे देखो, तो आपने सारी बातें कर ली। हाँ, यहां भी हो गया, ये वाला भी पॉइंट मेरा हो गया है। अब ये मेरा पॉइंट फिनिश हो गया। अब आते हैं हम लोग कि प्लांट, वैसे तो मैंने जहां शुरुआत की इस चैप्टर की, तो मैंने कहा हर जगह क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है। तो मैंने ये बताया था कि प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। मैंने शुरू में ही बताया था कि स्वपोषी होते हैं। फिर मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ कि पौधे कैसा होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात पौधे मतलब कि विषमपोषी होते हैं, मतलब परपोषी होते हैं। ये कहो कि परपोषी होते, पर मतलब पराया, पर मीन्स पराया। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इसके दो टाइप हैं। वह पौधे जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, पर मतलब पराया मतलब किसी दूसरे से जो चीज मिले वो सब पर कहते हैं। आपको हिंदी आती होगी, तो इस बात को यहां से अगर संविच्छेद करके भी जानेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका मतलब जो है, पौधे ऑटोट्रॉपिक तो होते हैं, स्वपोषी तो होते हैं, उसके साथ साथ परपोषी भी होते हैं। जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, खास करके यहां से क्वेश्चन आए हैं, ध्यान दीजिएगा। बीपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए है कि वो क्वेश्चन पूछता है ऐसे 5 ऑप्शन के साथ। वो कहता है एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तब आप सपोज दैट आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया, निकाल लिया, लेकिन अब अगर दूसरा ऑप्शन जानना है, इसका मतलब आप 3 आंसर दिया है, 5 ऑप्शन रहेगा, 3 रहेगा आंसर,
के फॉर्म में, एक रहेगा इनमें से कोई नहीं, एक रहेगा एक से अधिक। इसका मतलब है एक से अधिक, एक तो जानते हैं लेकिन अगले के बारे में नहीं पता है। इसका मतलब जानना जरूरी है, हर बार क्वेश्चन यहां से आया है। तो जो बीएफपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, आप अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट बना के लिख लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। बीपीएससी का मतलब है कि बिहार पीसीएस नहीं, बीपीएससी का मतलब है कि जो टीचिंग एग्जाम होता है लेवल 1 और लेवल 2 अर्थात प्राइमरी और जूनियर के लिए होगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो मैंने कहा कि वो पौधे जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों से भी प्राप्त करते हैं, परपोषी पौधे कहलाते हैं। क्लियर है बात? अब मैंने कहा कि परपोषी पौधे दो प्रकार के होते, कैसे? एक तो होते हैं परजीवी, जैसे पैरासिटिक प्लांट। कैसे? पैरासिटिक प्लांट। दूसरे होते हैं कीटभक्षी। कीटभक्षी को बोलेंगे हम इंसेक्टिवायरस। क्या बोलेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक, या कार्निवोरस, कार्निवोरस प्लांट। समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब है कि जो परजीवी पौधे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे कि जो परजीवी पौधे हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसे पौधे जो अपना भोजन किसी दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? पौधों से ही मिलेगा। तो जैसे मैंने नाम दिया, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या था जो मैं इस बात को बता रहा था, इंपॉर्टेंट इसमें यही था बेटा कि जिसे नाम दे दिया कि अमरबेल, करा कि परजीवी पौधे कौन से हैं। तो अमरबेल जो है ये एक परजीवी पौधा होता है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इसका नाम होता है कसकटा। कसकटा। एक्चुअल में आप यहां देख सकते हैं ये फिगर जो है ये अमरबेल का है। अब ये होता क्या है कि ये जो पेड़ की तना होता है, ये जो तना होता है इसमें लिपटा रहता है, तो क्या करता है ये अपनी जड़ को उसी तने में घुसा देता है, तो वहां से भोजन प्राप्त करता है। इसका मतलब जिसमें खाएगा उसी में छेद करेगा। समझ गए? इसका मतलब जिस पेड़ पे ये होता है उसी में जगा करके ये क्या करता है, उसको वहां से भोजन प्राप्त करता रहता है। तो अमरबेल का देख लीजिए, जिसे आप गांव वगैरह में देखे होंगे या कहीं पे भी पेड़ पे जंगल वगैरह में देखे होंगे, बंवर जो होती है, बंवर, वही क्या है, उसी को कहते हैं अमरबेल या कसकटा। समझ में आया? विस्कम एल्बम, विस्कम एल्बम या मिस्टलेटो, ये भी क्या है, ये एक परजीवी पौधा है। एक होता है रेफ्लेशिया अर्नोल्दी, ये फूल का नाम है। ये फूल कहाँ पाया जाता है? पहली बात तो इसके बारे में कुछ फैक्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। क्या है? संसार का सबसे बड़ा फूल है। तो ये एक फैक्ट स्टैटिक जीके में आपका हो जाएगा। एक चीज ये भी याद रखिएगा, जो बच्चे स्टैटिक जीके तैयार करते हैं, बायो का स्टैटिक जीके आपका यहीं से हो जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। संसार का सबसे बड़ा फूल कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में। कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में। आगे ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, कहाँ पाया जाएगा बेटा? इंडोनेशिया में। बताओ समझ में आया कि नहीं है? और क्या है, इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर को क्या बोलेंगे हम, मतलब इसकी व्यास, इसका जो डायमीटर है अर्थात इसका जो व्यास है, कहने का मतलब ये जो फूल है ना, यही है रिफ्लेशिया का फूल, इसकी जो डायमीटर है ना वो 1 मीटर होती है। कितनी? व्यास अर्थात डायमीटर, डाया मीटर, कितना होती है बेटा? 1 मीटर। ठीक है ना? इसका वेट कितना होता है? लगभग लगभग 11 किलो, 10 या 11 केजी के आसपास होता है। समझ में आया? तो रेफ्लेशिया और नॉल्दी ये कैसा पौधा है? परजीवी पौधा है, संसार का सबसे बड़ा फूल है। ये सब फैक्ट है। कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में। इसका जो डायमीटर होता है वो 1 मीटर होता है। ये लगभग 11 केजी के आसपास होता है। सैंटलम एक चंदन पौधे का नाम है। ये भी कैसा होता है? परजीवी होता है। ये भी कैसा होता है? परजीवी होता है। तो याद रखो, आप बार बार इस चीज को याद करो कि जो पौधे हैं परजीवी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4, मतलब कि 4 पौधे हैं, जिसमें से पहला कौन सा है? आपका अमरबेल है, विस्कम एल्बम, ठीक है, और रेफ्लेशिया अर्नोल्दी और सैंटलम अर्थात चंदन। तो ये आपके हो गए परजीवी। परजीवी का मतलब हुआ कि ये
जिस पौधे पे रहेंगे उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब हमने बताया कि एक्चुअल में जो परजीवी पौधे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये कहा कि परपोषी पौधे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक परजीवी और एक कीटभक्षी या मांसाहारी। जब मैंने कीटभक्षी की इंसेक्टिवायरस या कार्निवोरस की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो पौधे आते हैं, जैसे देखो ये जो नाम लिखे गए हैं ये सब एक ही नाम है। जैसे आप किसी का नाम, घर का नाम है कोई भी नाम है अजय, अगर घर का नाम अजय है या मान लो स्कूल का नाम अजय है तो उसका दूसरा नाम घर पे डब्लू है या बबलू है। ठीक है ना, तो वैसे ही वे एक ही पेड़ है। तो कीटभक्षी पौधे वो होते हैं जो पौधों आप, अच्छा होते क्यों हैं कीटभक्षी पौधे, क्यों ऐसा, कीट खाते क्यों हैं? सबसे पहले तो जानो, नाइट्रोजन की कमी में, जहां पे जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहां के पौधे कीटभक्षी होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी अगर है तो वहां अमाइनो एसिड कम बनेगा, जो अमाइनो एसिड कम बनेगा तो आपका पौधों में वृद्धि क्या होगी, कम होगी। इसलिए पौधे अपनी वृद्धि या विकास के लिए क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों को क्या करते हैं, खाते हैं। अब कीटों को खाते कैसे हैं, इसीलिए कीटों को खाने की वजह से ही इनको नाम दिया गया कि मांसाहारी या कीटभक्षी पौधे हैं। तो मैंने ये कहा कि जो पौधा नेफेंथिस है ये कैसा पौधा है। अब याद रखना, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पूछेगा कि कीटभक्षी पौधे हैं, नाम दे दिया, उसने कहा नेफेंथिस। आप नेफेंथिस के बारे में जानते हैं, आप ड्रोसेरा के बारे में जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि नेफेंथिस का ही दूसरा नाम क्या है, पिचर प्लांट है, और उसी का तीसरा नाम क्या है, घटपर्णी है। तो बीपीएससी का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो तीनों एटलीस्ट कम से कम जितने भी नाम उसके हैं वो आपको आना चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि एक नेफेंथिस पौधा है जिसका नाम है क्या, पिचर प्लांट, उसी का नाम क्या है, घटपर्णी। ये तीनों एक ही पौधे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक पौधा होता ड्रोसेरा, ड्रोसेरा होता, अब ड्रोसेरा जो होगा ये क्या है, इसी का दूसरा नाम क्या है, संड्यूस। डायोनिया, डायोनिया, डायोनिया को ही बोलते हैं वीनस फ्लाईट्रैप। क्लास 7 की एनसीईआरटी आप देखेंगे ये सब कुछ वहां पे दिया गया है। ठीक है ना बेटा, चलो आगे चलते हैं। हमने कहा यूटिकुलेरिया, यूटिकुलेरिया की ही बोलते हैं ब्लैडर वर्ट। क्या बोलते हैं, ब्लैडर वर्ट। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहां पे ये पौधा है, इस पौधे को आप देखेंगे तो इसमें कांटेदार बने हैं, क्या है, कांटेदार। अब क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी होने के कारण जब इसमें कीट आते हैं, कीट आते हैं इसको क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, तो उन्हीं से नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, इसीलिए कहा जाता है कीटभक्षी पौधे। तो आपसे पूछा जाएगा कि कीटभक्षी पौधे या मांसाहारी पौधे क्यों कीटभक्षी होते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की कमी होने के कारण, है ना। तो मैं कहूंगा कि जो कीटभक्षी पौधे, अगर मैं लिखूं इसको, कीट भक्षी पौधे या मांसाहारी पौधे, ठीक है ना। ओ, इसमें या इनमें, लिख देता हूं, इसमें या इनमें, इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, उसी कमी को पूरा करने के लिए, उसी कमी को पूरा करने के लिए इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, उसी कमी को, इसका मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं, कीटों को खाते हैं। देखो ऐसा है ना, ये चीजें बार बार पढ़नी पड़ती हैं, इस कोई चीज एक बार पढ़ के नहीं आती है, तो कम से कम जो चीज पढ़ाई गई है उसके रिवाइज करो, उसको समझो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना ये चीजें नहीं आई हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर से कुछ जो टॉपिक, जो क्वेश्चन हैं उनको करा देंगे आपको हम, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसके बाद एनसीईआरटी या प्रीवियस जो भी पेपर हैं, ध्यान से सुन लीजिए, चाहे आप सीडीएस का पेपर दे रहे हो, चाहे एसएससी का पेपर दे रहे हो, चाहे
एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, पुलिस का दे रहे हो, एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, तो आप अगर चैप्टर वाइज है तो चैप्टर वाइज उस चैप्टर प्लांट न्यूट्रिशन को आप के प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। अगर नहीं हो पाते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मास्टर जी जो आपने बताया है ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है ना। एक कॉन्फिडेंस है कि जो पढ़ाया है बिल्कुल सही चीज़ पढ़ाई गई है, सब कुछ आपका कवर होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा एक बार। और अगर अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए, ठीक है। आगे हम मिलते रहेंगे और भी क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही रखते हैं, ठीक है।